आपने बिल्कुल सही बात बताई कि हमने वो भी एक समय देखा जब ईरान और इराक का एक बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। हमने ये भी देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। इनके अंदर ही बहुत सारे फिरके हैं जो आपस में लड़ते होते हैं। बट जब जूइश की बात आती है या जब हिंदूज की बात आती है तो ये इनका जो कंसेप्ट ऑफ उम्मा है वो कहीं ना कहीं पे एक्टिवेट हो जाता है। और ब्रदरहुड। जूस तो फिर भी ठीक है, बट हिंदुओं के लिए लें तो दूसरा भी एक कंसेप्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो है काफिर वाला कंसेप्ट। तो ये दोनों के एक्टिवेशन की वजह से मैं समझता हूं कि ये सब एक हो जाते हैं। दे डिसॉल्व ऑल देयर डिफरेंसेस एंड दे यूनाइट। बट इसके चलते हुए दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में जो I2U2 अलायंस हुआ है, इंडिया इजराइल यूएस और यूएई का अलायंस हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पे सऊदी अरेबिया अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की एक प्रयास कर रहा था। उस वैक्यूम को ईरान फिलअप करना चाह रहा है। और ईरान चाह रहा है कि वो एक मसीहा बने। और टेक माय वर्ड्स, ये आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। एकमात्र नाटो देश जो इसराइल पे अटैक करेगा, मार्क माय वर्ड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। एकमात्र नाटो देश जो इसराइल पे अटैक करेगा आने वाले समय में वो होगा टर्की। तो टर्की भी जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं पे चाह रहा है कि वो मुस्लिमों का एक मसीहा बनना चाह रहा है। इस्लाम का एक फिर से अपनी जो उसकी जो एक खोई हुई अस्मिता थी उसको वो असर्व करने की कोशिश कर रहा है। बट एक दूसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंडिया का पहलू, भारत का पहलू क्या है। तो इस युद्ध की शुरुआत कल से हुई, बट इसके पहले ईरानियन गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक वेसल था, इट वाज एन इजरायली वेसल था, उसको उन्होंने कैप्चर किया। अब जानने लायक बात यह है कि उस वेसल में जो क्रू मेंबर्स थे वो सारे के सारे भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। और ये क्रू मेंबर्स अभी भी हॉस्टेज हैं ईरान के पास। तो मैं प्रोग्राम में आने से पहले चेक कर रहा था कि भारत की कोई प्रतिक्रिया इसमें है कि नहीं, इन हॉस्टेजेस का क्या हुआ वो है कि नहीं। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि पिछले 2 महीनों में बहुत सारे भारतीय जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, जो अब तक थाईलैंड से आते थे, और बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियन वर्कर्स भी आते थे, जो इसराइल ने अपने किबुत्स में उनको अभी रोक लगा दी है। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए भारत से बहुत बड़ी संख्या में ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स अभी इसराइल में हैं। तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा प्राइम हो जाती है। तो ये भारत का नजरिया जो है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये आगे जाता है और इसमें इसराइल अभी चुप नहीं बैठेगा। ये क्योंकि ईरान का डायरेक्ट अटैक है तो इसराइल भी रिटेलिएट करेगा। और उसका प्रोपोर्शन हमने देखा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ, जिसमें 1100 प्लस इनोसेंट ज्यूइश यहूदियों का कत्ल हुआ, हमास के ग्रुप ने किया। तो उसके बाद इसराइल की जो प्रतिक्रिया क्या है वो हमने सबने देखा। तो इस बार भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन में हो सकता है कि एक वो हो, इसका इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू होगा, जितने भी हमारे नागरिक वहां पे हैं। और पूरे सेक्टर में जो ऑयल का एक सप्लाई चेन है वो भी बाधित हो सकता है, जो कि रशिया से हम लोग अभी डिपेंडेंट बहुत रहे हैं। पिछले कुछ समय में जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो हमने रशिया की तरफ एक हमारा झुकाव रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी जो है हमने रशिया की तरफ बढ़ा ली है। परंतु भारत के नजरिए से ये दो एस्पेक्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी बात जो कि जिसका इशारा डॉक्टर एरोन ने किया था कि एक समय ऐसा था 1950 में, ईरान दूसरा इस्लामिक देश था जिसने इसराइल की इसराइल को एक्सेप्ट किया, उसको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए और इसराइल को एक्सेप्ट किया। पहला देश कौन सा था? वो टर्की था, जिसका मैंने आपको इशारा किया कि वो टर्की भी आने वाले भविष्य में हो सकता है। तो ये दो दो देश हैं जिन्होंने सबसे पहले मान्यता दी इसराइल को। और लगभग बहुत लंबे समय तक जब शाह थे तब तक इसराइल का और ईरान का एक बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। फिर 1979 और 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है और उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। तो डिप्लोमेसी में एक शब्द, एक वाक्य है जो मैं हमेशा कहता हूं कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई भी आपका
हमेशा से कोई दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है, सिर्फ एक चीज परमानेंट रहती है, और वो है राष्ट्रहित। बिल्कुल। योर नेशनल प्रायोरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित जो है वो ही एक चीज है जो परमानेंट रहती है।